हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेंट्रीज। ठीक है, अजय सर के नोट से। तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या होती है? इन्वेंट्री मतलब होता है वो एसेट्स जो कि आपके ऑनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ठीक है, ऑनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप सेल और बाय करते हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का काम है, मेरी फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, तो मेरा जो फर्नीचर है, अल्टीमेटली मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और लकड़ियाँ से काम करवाती हूँ लेबर से, और लेबर से काम करवाने के बाद वो फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरे फर्नीचर कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं उसको सेल आउट कर लेती हूँ। तो वो फर्नीचर मेरा एसेट है। प्रोडक्शन इन प्रोसेस फॉर सच सेल। ठीक है, जो भी फर्नीचर भी पूरे तरह से बना नहीं है, लेकिन वो रॉ मटेरियल भी नहीं रहा है। रॉ मटेरियल को जब मैं फर्नीचर में बनानी तो वो प्रोग्रेस है। ठीक है, अभी वो पूरी तरह से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो वो भी मेरी इन्वेंट्री कहलाएगी। और मटेरियल सप्लाईज यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो भी मटेरियल सप्लाईज आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ की जा रही है, तो वो मटेरियल भी मेरा क्या है गाइस? इन्वेंट्री है। ठीक है, मेजरमेंट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री पे हम कैसे मेजर किया जाएगा? सबसे पहले तो फिनिश गुड्स और WIP जो है वो आपके किस में मेजर किए जाएंगे गाइस? वो आपके लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV में मेजर किए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए उसकी मेरी फर्नीचर की जो कॉस्ट है, ठीक है, मेरे पास जो इन्वेंट्री एज इन्वेंट्री रखी हुई है, मैंने सेल नहीं की है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है, और उसकी जो NRV है वो 800 रुपये है। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है, 1 सेकेंड, उसकी जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है, और NRV जो है इसकी, ठीक है, वो 800 रुपये है। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, ठीक है, वो मेरा फिनिश गुड्स पे वैल्यू की जाएगी। NRV मतलब क्या है यहाँ पे? NRV मतलब कि अगर मैं मार्केट में इस गुड्स को बेचूंगी तो कितना मुझे पैसा मिल जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि हमें असलियत में अपनी एसेट्स को बुक करना चाहिए उस वैल्यू पे जिस वैल्यू पे हम उसे रियलाइज कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री को भी हमें उस वैल्यू पर रखना चाहिए जो हम वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें पता है कि यार मार्केट में 800 रुपये वैल्यूएशन हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हम 800 रुपये वैल्यू कर देंगे। हमें पता है WIP है, अगर WIP कल को बाहर हम बेचेंगे तो हमें NRV इसकी निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, जो भी हमारा लोअर होगा उस पर हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। रॉ मटेरियल के केस में फिनिश गुड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट कॉस्ट। अगर रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे अल्टीमेटली रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे ठीक है, जनरली केस में क्या होता है, फिनिश गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट मोर देन। अगर हमारे, मुझे पता है कि फिनिश गुड्स आपके जो है वो आपके कॉस्ट में, ठीक है, आप जो बेचोगे वो उसे कॉस्ट से ऊपर में बेचोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रॉ मटेरियल होता है गाइस, मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा डिटेल में कि रॉ मटेरियल के केस में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है हमारा, रॉ मटेरियल को हम कॉस्ट और NRV पे वैल्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली रॉ मटेरियल हम क्यों ला रहे हैं? हम फिनिश गुड्स बेचने के लिए आ रहे हैं, हम सेल करने के लिए रॉ मटेरियल थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो क्योंकि हम उसको सेल करने के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट और NRV लोअर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिनिश गुड्स अगर हमें लग रहा है कि जो फिनिश गुड्स है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट मोर देन कॉस्ट, तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे मेजर करेंगे। हमें पता है कि इस रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और हम इसको मार्केट में अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्टिंग है फिनिश गुड्स की वो 1000 रुपये लगी है, और हमें मालूम है कि हम 1200 में बेच सकते हैं, तभी तो मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगी। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि फिनिश गुड एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट लेस देन कॉस्ट, ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट क्यों ही करूंगी? अगर मुझे पता है कि मार्केट में, ठीक है, गवर्नमेंट जो है मार्केट में, ठीक है, कंपटीशन इतना है इस टाइम पे, इस सीज़न में, कि मार्केट में मेरी जो फिनिश गुड्स जो भी मैंने बनाए हुए हैं, मुझे नहीं लगता वो मुझे नहीं लगता वो कॉस्ट से ऊपर हम बेच पाएंगे, हमें घाटे में बेचना पड़ेगा उसे। तो मुझे मालूम है कि यार मेरा रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, अल्टीमेटली मैं उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं घाटे में बेचने के लिए थोड़ा बिजनेस कर रही हूँ। तो उस रॉ मटेरियल को क्या करूँगी, मैं देखूंगी मार्केट में क्या रेट चल रही है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो भी होगी उसकी मैं उस पर बेच के फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल इज मेजर्ड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, इसलिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे NRV नहीं आता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नोट दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, नोट दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, नोट क्या दे रखा है यहाँ पर, इन्वेंट्री कैन बी मेजर्ड एट आइटम बाय आइटम बेसिस। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री जो होती है, अगर यहाँ पे इन्वेंट्री जो होती है वो मेजर की जा सकती है आइटम बाय आइटम बेसिस और ग्रुप बेसिस। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, गारमेंट शोरूम है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 शर्ट्स हैं, इसकी कॉस्ट भी रखी है, NRV भी दे रखी है और वैल्यूएशन दे रखा है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट और NRV तो 150 आ जाएगा, 300, 400 आ जाएगा, 500, 550। ठीक है, तो 550 में 500 लोअर है तो ये आ जाएगा, 300, 400 में लोअर है 300 रुपये। तो हमारी वैल्यूएशन आइटम वाइज आइटम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम्स हैं,
ठीक है। तो अगर बहुत सारे नंबर्स ऑफ आइटम है, ग्रुप वाइज में करना है तो ग्रुप वाइज में भी कर सकते हैं। कैसे ग्रुप वाइज में करेंगे, ये कॉस्ट है, टोटल कर लो इसका, एनआरवी इसका टोटल कर लो, तो 1100 और 1000, इनमें से कौन सा लोअर है, 1000, तो 1000 पे वैल्यू हो जाएगी ग्रुप में। ठीक है। ऐसे इसमें 2200 और 2400 है, तो हमें पता है लोअर कौन सी है, 2200, तो 2200 में वैल्यू हो जाएगी इसमें। ठीक है गाइस, टोटल ना के ग्रुप वाइज वैल्यूएशन 3200 आ जाएगी। ठीक है। इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट ईच बैलेंस शीट डेट। ठीक है। इन्वेंट्री को क्या करना है, हमें मेजरमेंट करना है हर बैलेंस शीट डेट पर। तो हर बैलेंस शीट पर हमें कॉस्ट और एनआरवी निकालनी है, चाहे वो आइटम वाइज निकालें या ग्रुप वाइज निकालें, हमें निकालनी है। ठीक है। तो ये है गाइस, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या है, इन्वेंट्री इज परचेज और प्रोड्यूस्ड। ठीक है। हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि इफ़ इन्वेंट्री इज परचेज और प्रोड्यूस, अगर हम इन्वेंट्री ट्रेडिंग है हमारी, तो हम परचेज करके बेच देंगे। और अगर हमारा क्या है, अगर हमारी ट्रेडिंग नहीं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम प्रोड्यूस वाली कॉस्ट में इनको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस क्या है, इसमें लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स एनी कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन। कोई भी कॉस्ट जो कि हम इनकर कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए। ठीक है। कोई भी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, जो भी कॉस्ट इनकर होगी इन्वेंट्री को हमारी फैक्ट्री तक लाने के लिए। ठीक है। तो वो जो होगी वो आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बन जाएगी। फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टोटल परचेज और प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड फर्स्टली एज फॉलोज। ठीक है। परचेज गुड्स के केस में सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे, तो परचेज प्राइस आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट मतलब है कि ठीक है, जब मैं परचेज कर रही थी, मान लीजिए फर्नीचर का बिजनेस है मेरा, ट्रेडिंग का है। ठीक है। और मैं परचेज करी थी, तो मैंने बोला सप्लायर से कि वो कुछ डिस्काउंट देता है, उसने ट्रेड डिस्काउंट देता है, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस है, ठीक है, जो कि जिसका आईटीसी मुझे मिलेगा नहीं। ठीक है। अल्टीमेटली वो नॉन रिफंडेबल है, लाइक मेरे को देना पड़ेगा इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, या फिर आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह देनी पड़ेगी, तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट, अगर मान लीजिए मेरा जो लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी जो आ रही सॉरी मेरे जो फर्नीचर है वो आता है आपके ट्रक भर भर के, तो ट्रक भर के आता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी, फ्रेट चार्जेस लगेंगे। ठीक है। और अगर कोई हैंडलिंग कॉस्ट है उसको, मतलब लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस बेसिकली। अगर कोई इंश्योरेंस है परचेज पे कि भाई परचेज इन ट्रांजिट, मेरा मटेरियल जो है वो लाखों का मटेरियल आता है, लाइक 20 लाख 30 लाख, तो मुझे इंश्योरेंस कराना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रक ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरा स्टॉक सेफ तो रहेगा एटलीस्ट, तो इंश्योरेंस परचेज भी आ जाता है। ब्रोकरेज ऑन इंडेंटिंग एजेंट। ठीक है। मान लीजिए मेरे को कोई फर्नीचर स्पेसिफिक मंगवाना है जो कि बाहर से इम्पोर्ट हो सकता है, तो मैंने एजेंट का सहारा ले लिया, तो उसको कमीशन में पे कर रही हूँ, तो बाइंग कमीशन पे हो रहा है, तो उसको भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसे बन के हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज बन जाएगी। ठीक है। और इन सबका हम टोटल कर देते हैं। ठीक है गाइस। अब क्या होगा इन केस ऑफ प्रोड्यूस गुड्स, मान लीजिए मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है। तो अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल जो आप देख रहे हो ना परचेज गुड्स के केस में, ये यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो भी लगी है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलरली मेरे को फर्नीचर बनाने का ऑर्डर दिया गया, पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड, तो जो भी डिजाइनिंग कॉस्ट होगी वो भी ऐड हो जाएगी। ठीक है। फिक्स ओवरहेड जो भी होंगे वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपकी फैक्ट्री की जो भी प्रोडक्शन के लिए ओवरहेड किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन की वजह से ओवरहेड हो रहे हैं, वो सारे ऐड हो जाएंगे, या प्रोडक्शन के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है। जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग है, अगर फैक्ट्री नहीं होती तो मेरा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, फैक्ट्री में रेंट नहीं देती प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, एनर्जी नहीं होती तो मैं प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो ये फिक्स ओवरहेड भी आपके ऐड हो जाएंगे और आपका अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है गाइस। ठीक है। अब ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है। ये आ गया। हम लोग क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर देंगे और एक्चुअल यूनिट्स अगर हमने कोई भी परचेज किया है ट्रेडिंग के केस में और रिप्रोड्यूस किया है, तो वो कॉस्ट पर यूनिट हमारा आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें नाउ लिखा हुआ है, नॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बाइफरकेटेड एज फॉलोज। ठीक है। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कॉस्ट अलग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से, यूनिट इन क्लोजिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आउट ऑफ दिस परचेज एंड प्रोडक्शन। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर जो भी होगी वो डेफिनेटली आपकी सीओजीएस हो जाएगी। ठीक है। दूसरा केस दे रखा है गाइस कि कॉस्ट ऑफ परचेज और प्रोडक्शन माइनस क्लोज, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो इसमें। ठीक है। यूनिट सोल्ड और कॉस्ट पर यूनिट निकाल दोगे तो सीओजीएस बन जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, आपकी सीओजीएस आ जाएगी। ठीक है। तो तीसरा तरीका भी बताया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ परचेज और प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो। अल्टीमेटली जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना,
तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ठीक है, आप ये देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट ही एक तरीके से COGS निकालेगा, मतलब जो भी मैंने गुड्स सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी निकल रही है, तो उसमें मुझे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो टोटल जो भी मेरा कॉस्ट लगी है, लागत लगी है, उसमें से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल दूंगी तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, या साइलेंट सिचुएशन अज्यूम ऑल टैक्सेस जो हैं वो नॉन रिफंडेबल। अगर क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है टैक्सेस की नॉन रिफंडेबल है तो मैं मान लेंगे नॉन रिफंडेबल है और उसका ऐड कर देंगे। फॉलोइंग आइटम आर नॉट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ परचेज। एक तो ये सारे आइटम नहीं आते क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, मान लीजिए कोई आग लग गई, कुछ हो गया तो वो एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो वो मैं कस्टमर से चार्ज थोड़ा करूँगी, है ना। तो वो एबनॉर्मल लॉस मैं P&L में एक्सपेंस ऑफ कर दूंगी। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, मान लीजिए मेरा ज़्यादा वेस्ट हो गया एबनॉर्मल लॉस में, अल्टीमेटली इंडस्ट्री लेवल पे कितना वेस्ट होता है 1%, मेरा 2% हो गया, तो जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है वो मैं P&L में एक्सपेंस ऑफ कर दूंगी। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, जो भी स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्शन की ज़रूरी वो ऐड हो जाएगी, लेकिन जो नहीं है वो ऐड नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जैसे अकाउंटिंग वगैरह हो गई, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थोड़ा है। सेलिंग ओवरहेड्स, मान लीजिए मैंने सेल करने के लिए कमीशन दिया, इस सब के लिए वारंटी कॉस्ट दे रही हूँ सेल के प्रमोशन के लिए, पर वो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है तो वो ऐड नहीं होगी। कैश डिस्काउंट, वो पेमेंट अर्ली पेमेंट की वजह से मुझे डिस्काउंट दे रहा है वेंडर, तो वो भी नहीं होगी। इंटरेस्ट कॉस्ट और लोन रेजिंग फीस और लोन टेकन टू परचेज और प्रोड्यूस इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को कोई इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, लेकिन नॉर्मल बैलेंस में कोई अगर किसी के पास पैसा होता वो इन्वेंट्री बनाता, मतलब सॉरी वो प्रोडक्शन करता है ना, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट कॉस्ट हो रही है मेरी वजह से, प्रोडक्शन की वजह से कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होती, ये भी डिसला हो जाएगी, ये भी ऐड हो जाएगी, ये मतलब ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एलोकेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड्स पे। फिक्स ओवरहेड जो होती है वो एलोकेटेड होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा गाइस इसमें कि फिक्स ओवरहेड जो होते हैं ना, मान ली फैक्ट्री रेंट हो गया, एनर्जी कॉस्ट हो गई, तो वो हम क्या करते हैं डिवाइड जो किससे करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं नॉर्मल यूनिट से। अगर मान लीजिए कि मेरे को रेंट इतना देना पड़ रहा है 24,000 रुपये, ठीक है, लेकिन 24,000 में मेरी नॉर्मल इस एरिया में, इस एरिया के अकॉर्डिंग, या फिर मैंने भी मशीन, ठीक है, मशीन ली है कोई किराए पे, तो इस मशीन से नॉर्मल पार्लियंस में अगर किसी और के पास भी होती है तो कितने प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, कितने प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, या फिर एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड या फिर आपका कितने यूनिट प्रोड्यूस होता है नॉर्मल बैलेंस में, उन दोनों में से जो भी हायर होता है हम फिक्स ओवरहेड्स को उससे डिवाइड बाय कर देते हैं। ठीक है, तो फिक्स ओवरहेड्स अलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स, एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई फिक्स ओवरहेड्स रिकवरी पर यूनिट। रिमेनिंग फिक्स ओवरहेड्स होगी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी P&L में, हम उसे कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि हम उतना ही चार्ज कर सकते हैं यूनिट्स, जिस यूनिट्स के लिए बेसिकली हम लोग उससे जो हम उसको सेल कर रहे हैं, है ना। बाकी की एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका P&L में। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, फैक्ट्री रिकवरी कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल फिक्स ओवरहेड्स हायर ऑफ नॉर्मल यूनिट और एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, if actually produced during the period not given the question, then it can be calculated as follows: unit in closing stock of finished goods plus unit sold of finished goods minus units in opening stocks। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये जो है ये आपका 1000 यूनिट है और बेच दिया कितना है आपने, 500 यूनिट बेच दिया है, और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक में है कितना है, 200 है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस 1500 माइनस 1300, तो 1300 पे एक्चुअल यूनिट निकल जाएंगे। ठीक है गाइस, ठीक है, अब हमारा आता है आपका ये टोटल फिक्स ओवरहेड्स दिया हुआ है, नॉर्मल प्रोडक्शन दिया हुआ है, अलोकेटेड फिक्स ओवर एक्चुअल प्रोडक्शन, और ये अगर फर्स्ट केस है 400 तो इन दोनों में से हायर कौन सा है गाइस, इस दोनों में से हायर 500 है, तो टोटल 12,000 डिवाइड बाय 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन 600 है तो हायर कौन सा है गाइस, हायर इसमें से 600 है, तो 12,000 डिवाइड बाई 600 हो जाएगा, 20 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, अब बात एक चीज़ आती है कि एक्चुअल प्रोडक्शन क्यों हायर, क्यों उन दोनों का। ठीक है, तो हायर इसलिए गाइस क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद सोचो कि भाई जितना, मान लीजिए मैंने 10 यूनिट बनाए, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन के, तो भाई 10 यूनिट डिवाइडेड बाय 12,000, तो मैं 1200 रुपये थोड़ा चार्ज करूँगी किसी भी कस्टमर से। ठीक है, नॉर्मली बन कितना जाना चाहिए, 500 यूनिट बन जाना चाहिए। ठीक है, आपका 10 यूनिट बना है तो वो आपका कसूर है ना, आपकी गलती है ना, बट इसका मैं कस्टमर से थोड़ा चार्ज करूँगी और मार्केट वाला देगा भी नहीं मुझे इतना। ठीक है, और मान लीजिए एक्चुअल प्रोडक्शन लेकिन ज़्यादा है तो नॉर्मल प्रोडक्शन से, उस केस में हम क्यों लेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा, हम एक्चुअल प्रोडक्शन ज़्यादा इसलिए लेंगे
क्योंकि भाई अल्टीमेटली मेरा एक्चुअल ज़्यादा हो गया तो अच्छी बात है ना, मेरी कॉस्ट कम हो गई तो मैं उतना ही तो चार्ज करूँगी। अगर आज कल को मान लीजिए मैं इससे नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड बाय करके निकाल लेती हूँ, 12,000 डिवाइड बाय 500 ₹24, तो ₹24 मल्टीप्लाई 600 करो आप, ठीक है, मल्टीप्लाई 600 करो। तो अगर हम 600 एक मिनट, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 24 से कर दूंगी तो कितना आ जाएगा गाइस, एक मिनट, ये आ जाएगा 0 0 और 6 4 24, 6 2 12, 14,400 रुपये आ जाएगा। भाई जब मेरा एक्चुअली फिक्स ओवरहेड 12,000 है तो 14,400 कैसे चार्ज कर सकते हो मैं कस्टमर से, है ना। तो इसलिए हायर ऑफ आपका नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये है आपका, ठीक है। अब ये आ गया हमारा फिक्स ओवरहेड्स रिकवरी रेट 12,000 डिवाइड बाय 500, 24 पर यूनिट। अलोकेशन जो होगी फिक्स ओवरहेड्स की वो डेफिनेटली आपकी 12,000 एज फॉलोज हो जाएगी। तो आपका नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है ये निकल गया, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 400 मल्टीप्लाई ₹24 इतना आ जाएगा। बाकी आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा, P&L में एक्सपेंसिव हो गया। ऐसे ही हमारा रिकवरी रेट कैलकुलेट ₹20 करेंगे। एलोकेशन कितनी हो जाएगी आपकी ₹600 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 12,000 हो जाएगा, P&L में आपका मिल जाएगा। प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स वैल्यू माइनस टोटल COGS प्रॉफिट अर्न आ जाएगा, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इन्वेंट्रीज एक्वायर्ड और डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स, लेकिन पेमेंट जो है वो नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में हो रहा है। तो भाई अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कह रहे हो बाद में हम सेटल करेंगे। वैसे जनरली जो पीरियड दिया जाता है वो 60 दिन का दिया जाता है, लेकिन हम आपको लेट पेमेंट करेंगे। तो जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे, मैं एज अ मैन्युफैक्चरर या एज अ ट्रेडर, फर्नीचर का काम है मेरा, ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी पे करूँगी नॉर्मल परचेज प्राइस से, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा ओवर द क्रेडिट पीरियड P&L, वो इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि वो पेमेंट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। इफ नॉर्मल परचेज प्राइस इज नॉट गिवन द क्वेश्चंस देन इट इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। अगर नॉर्मल परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट कर देंगे और नॉर्मल परचेज प्राइस निकाल देंगे और वो क्या करेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कितना दिया, तो इंटरेस्ट रिकग्नाइज कर देंगे और वो हम P&L में उसको दिखाएंगे। इफ मोर देन वन प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस ज्वाइंटली, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू ज्वाइंट प्रोडक्ट, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो कैलकुलेट ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एलोकेट ज्वाइंट कॉस्ट बिटवीन ईच प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल यूनिट प्रोड्यूस। तो जो भी हमारी यूनिट प्रोड्यूस हुई है उसकी जो भी SSP दी हुई है उसमें हम उसको अलोकेट कर देंगे। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस, सेल्स प्राइस पर यूनिट, कैलकुलेशन ज्वाइंट कॉस्ट, टोटल कॉमन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें NRV आ जाएगा बाय प्रोडक्ट और अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, वो भी माइनस हो जाएगा। ज्वाइंट कॉस्ट जो निकलेगी इन्वेंट्री कैलकुलेशन के टाइम पे वो ये निकलेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉमन है तो उसमें से हम लोग बाय प्रोडक्ट की NRV माइनस कर देंगे और अमाउंट रिलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप अगर कुछ भी है तो वो भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर है कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक्स, ये लास्ट है हमारा। तो इसमें क्या होता है कॉस्ट मेजर करने की, ठीक है, आपके 2 टाइप है बेसिकली, ठीक है। इसमें इंटरचेंजेबल इन्वेंट्रीज है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या है, फीफो है और वेटेड एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। फीफो क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट होगा, यूनिट परचेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो भी पहले प्रोड्यूस होगी या परचेज होगी वो बेच दी जाएगी पहले। वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या होगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा बेसिकली गाइस, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ परचेज प्रोडक्शन, ठीक है। मान लीजिए ये जो है आपकी 1 सेकेंड, ये है आपकी, और कॉस्ट ऑफ परचेज जो है हमने निकाल भी ली थी, हमने निकालने का तरीका भी देख लिया था, 5,000 आ रही है, ठीक है। यूनिट्स इन ओपनिंग स्टॉक कितने हैं आपके पास, मान लीजिए आपके पास 100 यूनिट है और आपके पास कितना प्रोडक्शन हुआ है, आपके पास हुआ है प्रोडक्शन 1100 का, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी बैठेगी, टोटल कॉस्ट है अल्टीमेटली, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ परचेज प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट आ गई 1,500 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये आ गई, ठीक है, ठीक है, 6,000 अब डिवाइड करोगे 1200 से तो ₹5 वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट, ठीक है। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, रिटेल मेथड और एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है, इसमें रिटेल प्राइस क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है, और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ओके,
इसे रिटेल प्राइस को हम लोग रिटेल मेथड एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड भी कहते हैं। रिटेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ग्रॉस मार्जिन लग जाएंगे, इसमें से ग्रॉस मार्जिन हटा देंगे तो भी आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। और रिटेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ रिटेल प्राइस, ठीक है। तो और हो जाएगा इसमें से जो भी पड़े, ठीक है, जो भी उन्होंने दिया हो अल्टीमेटली। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, फिक्स स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड पर यूनिट इज यूज, इसमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट दी जाती है तो वो दे दी जाता है, तो इसमें करेंगे। इन्वेंट्रीज एट नॉट इंटरचेंजेबल, अगर इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज होगा। जनरली यूज इन ज्वेलरी एंड टेलरमेड इंडस्ट्री, कॉस्ट इज स्पेसिफिक लिमिटेड। एंड यूज द सेम कॉस्ट फॉर्मूला फॉर ऑल इन्वेंट्री हैविंग सेम नेचर यूज। एनआरवी कैसे निकालेंगे गाइस? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मार्केट में कितनी है और एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट कितनी पड़ी है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, वो माइनस कर देंगे। मतलब जो भी हमारा उसको सेल करने की, मतलब सेल करना है, उस सेल करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो माइनस कर देंगे, ठीक है। उसको कंप्लीशन करने का खर्चा आएगा, सेलिंग कॉस्ट आएगी, अगर कोई भी सेल कमीशन देना पड़ा हो, पैकेजिंग चार्जेस तो वो माइनस हो जाएगी, वो एनआरवी आ जाएगी। इन्वेस्ट कैलकुलेट द बेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट फॉर सेल ऑफ सच इन्वेंट्री, ठीक है। एनआरवी जो कैलकुलेट होती है वो आपकी ऐसी इन्वेंट्री को सेल करने की एक्सपेक्टेड रेट क्या रहेगी उसके बेसिस पर कैलकुलेट होती है। तो गाइस यहीं तक था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।